हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों नो फुल स्टॉप इन इंडिया, जिसे लिखा था मार्क ट्यूली ने। उन्होंने इसमें एक बुक लिखी है और इस बुक को पब्लिश कराया था उन्होंने 1991 में। नो नो फुल स्टॉप इन इंडिया बुक में आपको 10 निबंधें देखने को मिलती है और इस 10 निबंध की समरी आज हम जानेंगे। 10 कहानियों में हम देखेंगे कि किस तरह इसमें इंडिया के बारे में सबसे अच्छी बातें लिखी गई है और उचित मात्रा में यहाँ पे समय यात्रा भी शामिल की है, यानी कि समय कैसे बीता है और कैसा इंडिया में समय बीतता है, ये चीज़ों को इस 10 निबंध में समझाया गया है। तो आइए पहले ऐसे की कहानी को जानते हैं। पर पहले हम मार्क ट्यूले के बारे में जान लेंगे। इनका जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1935 में और अभी ये 88 उम्र के हैं। इनकी एजुकेशन मार्कबरो कॉलेज में हुई और ट्राइनिटी हॉल कॉलेज में इन्होंने कॉलेजिंग की। नेशनलिटी इनकी ब्रिटिश थी। ऑक्यूपेशन इनका जर्नलिस्ट और राइटर में था। इनकी फेमस बुक थी इन इंडिया एम्बेसडर ट्रूली और नो फुल स्टॉप इन इंडिया, जिसे आज हम पढ़ेंगे। और इन्होंने इसे 1988 में लिखा था। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहली ऐसे स्टार्ट होती है कि मार्क जो हैं वो एक गांव में आए हैं और गांव में वो देखते हैं कि किस तरह यहाँ पे शैक्षिक तौर पर, यानी कि यहाँ पे किस तरह पंचायत होती हैं, किस तरह समाजवाद और जातिवाद चलता है। और वहाँ पे जब वो पहुँचते हैं तो उनकी जो रसोई होती है, उनकी बेटी की शादी होती रहती है और वहाँ पे वो अनुभव करते हैं और शामिल होते हैं और ये बताते हैं कि किस तरह ये जो जातिवाद समुदाय है जो कि बेहतर तरीका हल करती है समस्याओं को। जैसा कि अगर आप नई कानून व्यवस्था को देखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को देखिएगा, तो वो जिस तरह प्रॉब्लम सॉल्व करती है वैसे गांव में नहीं होता। वहाँ पे एक पंचायत होती है और पंचायत जो है वो शिक्षित व्यवस्था से चलती है, अर्जित होती है और बहुत ही सामाजिकवाद में गठित होती है। और हम इस पर यह भी कह सकते हैं कि किस तरह समाज समानतावाद पर जो हम शोर मचाते हैं कि इक्वलिटी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो गांव में भी शैक्षिक सभ्यता में कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह इक्वलिटी है उसी तरह गांव में भी इक्वलिटी है। और वहाँ पे वर्ण व्यवस्था वैसे ही बैठाई गई है कि जैसे जिस व्यक्ति का जो काम होता है वह करता है, ना कि जातिवाद है। ऐसा वो एक्सपीरियंस करते हैं मार्क गांव में और पहले ऐसे में इन बातों का जिक्र करते हैं। इसके बाद मार्क जो होते हैं वो नेक्स्ट यानी कि सेकंड ऐसे में हमें कल्चरल इम्पेरियलिज्म के बारे में बताते हैं, यानी कि समाजवाद के बारे में बताते हैं। और इसमें वो बताते हैं एक गांव के बारे में जिसका नाम है महाबलीपुरम। और महाबलीपुरम में नक्काशी यानी कि मूर्तिकार लोग रहा करते थे और ब्रिटिश कलाकार की मूर्तियों को देखकर हम यह सोचते हैं कि इंडिया में कोई भी अच्छे मूर्तिकार नहीं है। तो मार्क कहते हैं कि ऐसा गलत है। यहाँ की नक्काशी को देखकर वो मोहित हो जाते हैं और कहते हैं कि इंडिया में भी बेस्ट कलाकार हैं। इसके बाद वो इंडिया में रहने वाले दलित ईसाइयों के बारे में बताते हैं, यानी कि ईसाई धर्म में भी यहाँ पे दलित लोग होते हैं जिसे हम आदिवासी लोग कहते हैं। और उन पर प्रकाश डालते हुए मार्क कहते हैं कि मैं जब इंडिया गया, वहाँ पे जब भ्रमण किया तो मैंने भेदभाव देखा। वहाँ पे ऊंच जात और नीच जात का भेदभाव था ईसाइयों में, यानी चर्च गेट पे उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। और उन्होंने जब सांस्कृतिक मूर्तियों को देखा तब उन्हें लगा कि भारत में भी मूर्तिकार अच्छे हैं और यहाँ पे भले ही वो शिक्षित नहीं हैं
पर उन्होंने यह अंकित किया कि उन्हें कलाकारी, उनकी जो कलाकारी है, मूर्तिकारी है, वो बहुत ही बेहतर है। थर्ड एसे में मार्क पहुंच जाते हैं कुंभ के मेले में। वहाँ पे उन्हें एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम होता है बीपी सिंह। बीपी सिंह के भाई के साथ वो वहाँ पे घूमते हैं। वहाँ पे घूमते वक्त उन्हें बहुत सारी चीज़ें दिखने को मिलती हैं और बीपी सिंह का भाई उन्हें बताता है कि यह बहुत बड़ा त्यौहार है। उस कुंभ के मेले में उन्हें बहुत सारे लोग मिलते हैं। कुछ लोग उनसे पैसे भी मांगते हैं जिन्हें वो दान कहते हैं। इससे माँ को अजीब लगता है और वो पूछता है, पर फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। वो पूछते हैं बीपी सिंह के भाई से ये क्या है, और उसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं और फिर से उस मेले को देखने लगते हैं। इस निबंध के अंत में उन्होंने यह बताया कि मैंने जब इंडिया में कुंभ के मेले को विज़िट किया तो मैंने यह देखा कि यहाँ पे सांप्रदायिकता है पार्टियों के, यानी कि अलग अलग तरह के लोग हैं और अलग अलग सोच विचार रखते हैं। इसके बाद मार्क फोर्थ ऐसे में बताते हैं कि अब मैं रामानंद सागर से मिलने जा रहा हूँ और उन्होंने रामायण बनाई है, जिसे आप जानते होंगे दोस्तों। रामानंद सागर की रामायण को नहीं जानता। तो वह जब बन रही थी तब लेखक मार्क वहाँ पे पहुँचते हैं और उस टीवी सीरियल को एक एज अ सीरियल वो समझते हैं और वो कहते हैं कि आपकी टीआरपी कितनी है। तब रामानंद सागर कहते हैं मैं इसे टीआरपी के लिए नहीं बना रहा, इसकी आस्था आपको हर किसी में मिल जाएगी। यह एक सीरियल नहीं, यह एक आस्था है और इस आस्था में हम लोग सब इस सीरियल को देखा करते हैं। यहाँ तक कि मेरा टैक्सी ड्राइवर भी इसे देखा करता है, हर एक आदमी देखता है। इन सब बातों को सुनकर मार्क को बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर इस रामायण में ऐसा क्या है, और उन्होंने क्या किया कि उसकी कैसेट मंगवाई और देखना शुरू किया। तब उन्होंने देखा कि उनके अड़ोस पड़ोस के लोग वहाँ पहुँच गए और उनका दरवाज़ा खटखटाने लगे और कहने लगे कि भाई साहब हमें भी रामायण ये दिखाएं, हम जब भी इसका गीत सुनते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो इस कारण से मार्क ने उस दरवाजे को खुला रखा और उन्होंने देखा कि लाखों लोग वहाँ पे पहुँच गए उस चीज़ को देखने के लिए, और यह सब चीज़ें देखकर मार्क को बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद मार्क जो होते हैं वो रामानंद सागर से मिलने चले जाते हैं इस घटना को बताने के लिए कि सब कैसे वहाँ पे आ गए थे उस सीरियल को देखने के लिए। वो जब शूटिंग में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि रामानंद सागर जो हैं वो एक्टरों से बहुत ही मजाक कर रहे हैं, और वहाँ उन्होंने एक चीज़ का खुलासा किया है मार्क ने कि जो लक्ष्मण का रोल कर रहे थे रामानंद सागर की रामायण में, वो बीच बीच में बिस्कुट खाने के लिए जाया करते थे और बहुत सारे बिस्कुट खाया करते थे, और रामानंद सागर एक ही गेंदे के फूल को 2-3 बार सूट्स में इस्तेमाल किया करते थे। हमारे अगले ऐसे में मार्क ने लिखा है कि वो किस तरह इस बार गंभीर सिचुएशन में फंसे थे और उन्होंने लाइव कवरेज किया था, जबकि उस टाइम लाइव टीवी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उन्होंने लाइव कवरेज किया था कि पुलिसकर्मी किस तरह वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करते हैं, और इसलिए उन्होंने पुलिसकर्मियों से भी सिग्नेचर लिया और परमिशन लिया था किस चीज़ को लेकर के कि किस तरह सिख जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉइंट तक पहुंचकर और अपनी बातों को रखते हैं। इस चीज़ों का अध्ययन करने के लिए उन्होंने ऑपरेशन ब्लैक थंडर पे लिखा और उसे देखा।
अब मार्क नेक्स्ट ऐसे में पहुंच जाते हैं इंडिया के कोलकाता शहर में, और वहाँ उनका एक लगाव भी था क्योंकि वो ओबराय होटल के पास उनका जन्म हुआ था, यानी लेखक मार्क का जन्म वहीं हुआ था। और वहाँ पे वो देखते हैं कि आज भी कलकत्ता एक ऐसा महान शहर है जहाँ पे धर्म और युग दोनों एक साथ चलते हैं, यानी कि कई चीज़ें वहाँ पे बहुत पुरानी हैं और कई चीज़ें वहाँ पे नई भी हैं। और वहाँ पे कलकत्ता शहर में उन्हें यह देखने को मिलता है कि वहाँ पे किस तरह कल्चर का भी सम्मान है और वहाँ पे उस एज का भी सम्मान होता है। ओबराय होटल के पास वह कलकत्ता में रहते हैं। इसके बाद मार्क जो हैं वो एक गांव में जाते हैं जहां पे उन्हें एक अजीब सा केस दिखने को मिलता है, जो केस था सती का। अब सती ये था कि उन्होंने आत्महत्या की या फिर उनका मर्डर हुआ, यह चीज़ वहाँ पे डिस्कस हो रही होती है। पंचायत में शायद वो जाते हैं और वहाँ पे ग्रामीणों द्वारा यह दिखाया जाता है कि किस तरह राजनेताओं, सिविल सेवाओं, कार्यकर्ताओं ने विस्तृत करके अलग अलग मतलब अपना सोच को रखा वहाँ पे, और इस बैनर पे फैसला हुआ। और इस दृष्टिकोण से मार्क को लगा कि यहाँ पे जो है कानून जो है सही ढंग से नहीं बनाया गया है, कानून बनाया जाना चाहिए यहाँ के लोगों के अनुरूप। इसके बाद वो पहुंचते हैं, यानी मार्क, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में एक तूफान की तरह उन्हें आश्चर्यचकित लगता है कि एक तूफान की तरह दंगे फैले हुए हैं यहाँ पे, और कई नामों का इस्तेमाल किया जा रहा है इन दंगों में। जैसे कि कुछ नाम थे नरेंद्र मोदी, हाँ वही पीएम, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जब गुजरात से थे, और उस वक्त उन्होंने अपना जो छाप था पार्टी का उसे छोड़ दिया था क्योंकि दंगे कई हो रहे थे और वहाँ पे हिंदू मुस्लिम के कई राइट्स हो रहे थे, और इस वजह से हिंदू मुस्लिम के जो गरीब परिवार थे वो इस जगह पे पिस रहे थे। और ये चीज़ें मार्क को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रही थी, इसलिए उन्होंने यहाँ पे सेवा करने की सोची और एक एक्टिविटीज़ की, जिसमें उन्होंने उस गतिविधि का नाम रखा सेवा, और उसी सेवा से उन्होंने अहमदाबाद में फिर उस दंगों को शांत करने की कोशिश की। इसके बाद वह अब लेखक पहुंचते हैं मध्य प्रदेश। वहाँ पे भोपाल में जब वो पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक गांव था जिसका नाम था कालाकार। और उस कालाकार गांव में जब वो पहुंचते हैं तो वहाँ पे वो देखते हैं कि भारत का भौगोलिक केंद्र कहाँ है, यानी सेंटर ऑफ इंडिया, जिसे मध्य प्रदेश कहा जाता है, उस जगह पे वो पहुंचते हैं और वहाँ के आदिवासियों से मिलते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे आदिवासी जो होते हैं वो काफ़ी पिछड़े हैं। और जब वो जबलपुर और भोपाल में पहुंच रहे थे तब वो देखते हैं कि यहाँ पे जो आदिवासी हैं वो काफ़ी दिक्कत में हैं, और जो नर्मदा नदी का पानी है वो भी इन्हें नहीं मिल रहा। इसके बाद मार्क पहुंच जाते हैं अपने लास्ट निबंध यानी 10th निबंध में, और वो पहुंचते हैं बिहार। बिहार में वो मिलने जाते हैं दिग्विजय नारायण सिंह, जो उनके दोस्त होते हैं। वहाँ पे उन्हें जाके दिग्विजय यह बताते हैं कि किस तरह भारत में राजनेताओं का ही बोलबाला है, और किस तरह इस युग में जब राजनेताओं के पास लड़ाने के अलावा और कुछ नहीं बचा है, और
नेता किस प्रकार हमें भ्रमित करते हैं, जबकि पहले के राजनेता बहुत ही अच्छे थे, ऐसा दिग्विजय उन्हें बताते हैं। और उसके बाद वो यह भी बताते हैं कि नेहरू और इंदिरा की राजनेता जो हैं वह भी अजीब महान हैं या फिर नहीं, इसके बारे में वह बताते हैं और कहते हैं कि किस तरह इंदिरा और नेहरू अपने राजनीतिक काल में क्या क्या कर रहे हैं और किस तरह से उन्होंने जिम्मेदारी गंभीरता से निभाई है या नहीं, यह वह उसे बताते हैं। यानी मार्क को कौन बता रहे हैं? नारायण सिंह। इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताने के बाद वो बताते हैं कि इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी का आज मृत्यु हो गया है और ये राष्ट्र एकता में काफ़ी बड़ा प्रहार है और इस वजह से अफरा तफरी मची हुई है। और यहीं पे कहकर नारायण सिंह मार्क को विदा करते हैं और यही थी उनकी 10वीं ऐसे जो कि बिहार पे बेस्ड थी। तो इन 10 ऐसों में मार्क ने इंडिया को एक्सप्लोर किया और बताया कि अलग अलग स्टेट में क्या क्या इंडिया का हाल है और कैसे इंडिया चल रहा है। और यही थी दोस्तों नो फुल स्टॉप इन इंडिया, जिसे लिखा था मार्क टूली ने।